नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये कथानक, ये एपिसोड एक फिल्मी जगत के एक मशहूर और हृदय स्पर्शी गीतकार से शुरू करते हैं। जो लोग पुरानी फिल्म संगीत में रुचि रखते होंगे उनको शायद यह ज्ञात होगा कि पुराने यानी फिल्म संगीतों में एक गीतकार हुआ करते थे, मजरूह सुल्तानपुरी, और उनका जब संजोग हुआ संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये संजोग हुआ फिल्म दोस्ती में संगीत निर्देशन के लिए महान संगीतकार रोशन साहब को ऑफर मिला था। रोशन साहब भी बहुत महान संगीतकार थे जिन्होंने वो भजन मन रे तू काहे न धीर धरे, इतना महान वो उन्होंने भजन बनाई थी। या दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसकी धुन बनाई थी और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के धुन बनाने वाले संगीत निर्देशक रोशन साहब को यह ऑफर मिला था फिल्म दोस्ती के लिए। दोस्ती में दो बच्चों की कहानी है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, और बहुत ही भावनात्मक वो परिदृश्य है उसमें। अब पता नहीं रोशन साहब के दिमाग में क्या आया कि उनका ये सोचना था कि इनमें यदि भावनात्मक अपील की भी जाएगी तो कौन सी संगीत के द्वारा जान डाल दी जाए कि वो कमर्शियल या वाणिज्यिक क्षेत्र में जो है वो पैसे कमाए। तो शायद उनकी समझ में ये नहीं आया। तो फिर ये ऑफर मिला एक उभरते हुए संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी जोड़ी बड़ी विचित्र है। लक्ष्मीकांत जी जो है वो महाराष्ट्र के किसी जिले के में उनकी पैदाइश हुई थी। प्यारेलाल जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो इन दोनों की जोड़ी जरा देखिए क्या क्या अपनी धाक जमाई फिल्म दुनिया के संगीत के क्षेत्र में। और वैसे तो इनकी शुरुआत और इनकी काबिलियत
का लोहा मानना शुरू कर दी थी फिल्म पारसमणि से ही। लेकिन जब उनको दोस्ती फिल्म मिली और उसमें मजरूह और महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के अल्फाजों वाला वो कविताएं मिली उनको कि जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, जिसने सबको रचा, अपने ही रूप से उसकी पहचान हूं। ये बहुत ही हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं जो कि मजरूह साहब ने अपनी काबिलियत से इसमें जान डालने की कोशिश की थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जब ये कविताएं मिली और ये अल्फाजों का समुच्चय मिला, उन्होंने अपने संगीत से इसमें जान डाल दिया। आज भी जब लोग सुनते हैं जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, जिसने सबको रचा, अपने ही रूप से उसकी पहचान हो। आज भी जो है वो दिल पर लोगों के उतर जाता है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसमें उसी के अनुरूप वो जान डाल दिया। और वही गाना नहीं, फिर वो मेरा तो जो भी कदम, अब एक अंधा एक लंगड़ा, तो भावनात्मक क्या कहता है? कहता है मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। या वो कहता है कि चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे, हाँ फिर भी कभी तेरे नाम को आवाज मैं न दूंगा। और यही बात नहीं रुकती है। मजरूह सुल्तानपुरी फिर आगे भी इसी तरह का भावनात्मक बनाते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख तो एक छांव है, ढलती है आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। इसको भी महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने वो माने संगीत की काबिलियत से इसमें वो जान डाल दी जिसकी जरूरत थी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी हस्तियां रही हैं जो हमारे भारतीय समाज में और उस कमर्शियल क्षेत्र में, बॉलीवुड में एक मानवीयता का संदेश देने में किस तरह की कोशिशें की थी। तो ये कथानक, ये एपिसोड हमारे उन महान व्यक्तित्वों को और महापुरुषों को और महान संगीतकारों को और महान गीतकार जो है मजरूह सुल्तानपुरी को समर्पित है। और महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के विषय में एक बात यदि न बताई जाए तो उनके साथ और इस मुल्क के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। पता नहीं किस कारणों से जो वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ये इतने इनकलाबी ख्याल के गुलूकार या गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को जेल में डलवाया था। कौन? वो गद्दार, घोर गद्दार भारत का। और उसकी गद्दारी की कुछ तथ्य जो है भारतीय जनता ताकत दल ने इन्हीं एपिसोड के संदेश के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, देश को बताया गया है। तो उसी भारत के खतरनाक दुश्मन और घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस इनकलाबी ख्याल के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को जेल में डलवाया था।
खैर कोई बात नहीं है, वो जेल में रहें चाहे जेल के बाहर रहें, वो हमेशा यानी मानवीय संदेश देने की अपनी कोशिश हमेशा जारी जो है ऐसी ऐसी महान आत्माएं जारी रखती हैं। तो ये कथानक, ये एपिसोड उसी महान आत्मा को समर्पित है। और देश जानता है कि किस तरह के यानी हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी गीतों के जरिए जो दोस्ती के हैं, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान है। और भी चीजें, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख तो एक छांव है, ढलती है आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो ये हृदय स्पर्शी मम स्पर्शी पंक्तियाँ जो है, पंक्तियों के साथ ये एपिसोड उन्हीं दो महान हस्तियों और महान आत्माओं को समर्पित है। इसी बीच यह खबर आई कि हमारी मातृभूमि के पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भूखंड में आसनसोल से एक भारतीय भाई श्री मुखर्जी के द्वारा उनका ये संवेदना या उद्गार आया कि, और उद्गार जो है जो एपिसोड भारतीय ताकत दल इधर कई रोज से अपने आदरणीय मतदातागण, असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से यह दरख्वास्त कर रहा है, अपील कर रहा है कि इन भारतीय समाज के विघटनकारी ताकतें भारत देश के दुश्मन ताकतों को शिकस्त देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए और उनकी जगह पर पहुंचाने के लिए या उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए नोटा का इस्तेमाल करें। तो उसी की प्रतिक्रिया में हमारे आसनसोल से भारतीय भाई श्री मुखर्जी का एक उद्गार आया था कि ये जो शक्तियां हैं इस तरह से हमारी भारत धरती को लूट रही हैं जैसे कोई अनाथ हो। कुछ ऐसी चिनगारी जो है, जो ये न्यूज़ 18 इंडिया का जो है ये भैया जी कहीं एक कार्यक्रम चलाता है, प्रतीक त्रिवेदी, वहाँ भी कुछ भारतीय भाइयों ने ये कहा था कि भाई हम तो वो नोटा का ही इस्तेमाल करेंगे और नोटा का ही सहारा लेंगे। कहने का तात्पर्य कि ये जगह जगह से इन ताकतों को, जो कि भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, भारत देश के शत्रु हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको उनके पात्र जगह पर पहुंचाने के लिए, डिजर्विंग प्लेस पर पहुंचाने के लिए, उनको ठिकाने लगाने के लिए या उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए ये जगह जगह से चिनगारियां उभर रही हैं। भारतीय अवाम ताकत दल का इसमें यह कहना है कि अब इस चिनगारी को इकट्ठे होकर के एक आग का रूप ले लेना चाहिए और ये दौर जो है वह सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है। भारतीय अवाम ताकत दल के इस अपील को सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के सशक्त माध्यम के जरिए जन जन तक पहुंचा करके, और विशेषकर हमारे असम विधानसभा
पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों तक मेरे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन तक पहुंचाएं कि वो नोटा का इस्तेमाल करके ये भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें, भारत देश के दुश्मन ताकतों को का माकूल जवाब दें और उनको पूरी तरह शिकस्त करके नष्ट में नाबूद करें। तो अब ये चिनगारी जो है आग का रूप ले लेना चाहिए। कोई ये पूछ सकता है कि ये विघटनकारी ताकतें कैसे हैं? हमारे अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भी, हालांकि बाबा साहब ने कोई शरीर से कुर्बानी तो नहीं दी थी, लेकिन विचारों के द्वारा जो संघर्ष किया था, जो जलालतें झेली थी, जो कष्ट सहे थे, वह भी किसी शहादत और कुर्बानी से कम नहीं है। और उनका जो संदेश है पूरे देश के लिए, एक जातिविहीन समाज की जो उनकी सीख है, ये बहुत बड़ी सीख है। हालांकि उनका नाम भुनाने वाले और उनके नाम पर ही पार्टी चलाने वाले उनके इसी आदर्श को, इसी सिद्धांत को, इसी जज्बे की हत्या करते हैं जब वो जाति के आधार पर जो है ये राजनीति चलाते हैं। जाति के आधार पर जो है वोट की गणना करते हैं, वोट का समीकरण बिठाते हैं, और जब जाति समीकरण बिठाते हैं तो वो एक डिक्शनरी से चुराया हुआ खूबसूरत शब्द भी चिपकाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का, वो बात दूसरी है। लेकिन बाबा साहब ने हमेशा जातिविहीन समाज की बात कही थी। यह समाज हो तो एक ही जाति है, और हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, और हमारी कोई जात नहीं है और न कोई पहचान है। खास करके जो ये चुनाव चल रहा है असम में, या असम कहे जाने वाले जो भूखंड है हमारी मातृभूमि भारत का, या पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भूखंड है जो हमारी मातृभूमि भारत का, केरल कहे जाने वाले जो भूखंड है हमारी मातृभूमि भारत का, तमिलनाडु कहे जाने वाले भूखंड जो है हमारी मातृभूमि का, इसमें रहने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना चाहिए कि वो असमिया नहीं हैं, वो बंगाली नहीं हैं, वो केरलाइट नहीं हैं, वो तमिल नहीं हैं, वो सिर्फ भारतीय हैं। यह एहसास सभी को करना पड़ेगा। जब आप ये एहसास करेंगे तभी ये ताकतें परास्त होंगी। भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतें परास्त होंगी जो कि आज वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही हैं, जो कि आज वो हिंदुओं के लिए हिंदुत्व या हिंदू के नाम पर जो है ध्रुवीकरण करके वोट मांग रही है। और उसी के जवाब में ये फुरफुरा का जो है अब्बास सिद्दीकी जैसे लोग, वो मुस्लिम के नाम पर नाम क्या रखे हैं, इंडियन सेकुलर फ्रंट। तो सेकुलर तो ये घोर एक घातक सांप्रदायिक भी है, जातिवादी सब कुछ है, बस नाम चस्पा है वो सेकुलर का। तो वो मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और एक कहता है और एक कहती है कि हम बंगाल की बेटी।
ये सब के सब जो है हमारे उन अमर शहीदों के जज्बों की हत्या कर रहे हैं, जिन्होंने उसी जज्बे को जगाने के लिए अपने प्राण दिए थे, अपने प्राण सहित सब कुछ भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया था। तो इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना आवश्यक है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल, केरल विधानसभा, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से यह कहना चाहता है कि भारतीय अवाम ताकत दल आपको ताकतवर बनाना चाहता है और उसी अनुसार अपने राजनीतिक संगठन का नाम भी रखा है भारतीय अवाम ताकत दल। भारत के अवाम यानी आप लोग, जनता, देश के लोग, उनकी ताकत, तो ये आसानी से कल्पना की जा सकती है कि भारत के अवाम की ताकत कब आएगी, जब सभी भारत के लोग एक साथ आएंगे। और सभी भारत के लोग एक साथ आने का वो आधार क्या होगा, मंच क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, भारतीयता। तो ये पूरे भारत के लोगों की को ताकतवर बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये भारतीय अवाम ताकत दल खड़ा हुआ है। और ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, ये हमको आपको ये कमजोर करना चाहती हैं, बांट बांट करके। इस फर्क को हमारे हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत आवश्यक है कि जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश के लोगों को भारतीयता के सूत्र में बांध करके, भारतीयता के मंच पर, भारतीयता के आधार पर सबको एक करके सशक्त बनाना चाहता है, ताकतवर बनाना चाहता है, सबल बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर ये ताकतें सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और इसी तरह के और भी जो जहरवाद है, उसके आधार पर हमारी आवाम को यानी कमजोर से कमजोर, दुर्बल से दुर्बल, निर्बल से निर्बल बनाने की इनकी साजिश है। इस कटु सत्य को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारी भारतीय अवाम या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ताकतवर नहीं होंगे, तब तक इन खतरनाक ताकतों को सबक नहीं सिखा पाएंगे। और इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ये सबक ये कैसे सीखेंगे? जब इनको वोट मिलता रहेगा। बाकी और इस देश में तो कोई संस्था बची नहीं जो कि इनको सबक सिखा सके। क्या न्यायपालिका इनको सबक वो सिखा पाएगी? क्या चुनाव आयोग इनको सबक वो सिखा पाएगा? क्या जो है वो सीबीआई इनको जो है वो सबक सिखा पाएगी? क्या संसद जो है इनको सबक सिखा पाएगी? क्या जो सीएजी वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या ये वो जो है, और ये सीएजी है एक, और जो है सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो सिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। या जो शैक्षणिक संस्थान है, बिल्कुल नहीं।
ये सिर्फ जो है ये आप ही के कंधों पर है, ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप ही इनको सबक सिखा सकते हैं। इसलिए जो नोटा का हथियार है अब उसके इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये ताकतें आपको कमजोर करना चाहती हैं। भारतीय अवाम ताकत दल की अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से एक भावनात्मक अपील है कि आप एक होकर के अपनी एकता का एहसास कराइए इन विघटनकारी ताकतों को, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही हैं, जो मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रही हैं, जो सिर्फ बंगाली होने पर वोट मांग रही हैं कि हम बंगाल की बेटी। अब इनको सबक कौन सिखाएगा? इस ममता बनर्जी को सबक कौन सिखाएगा कि तुम बंगाल की बेटी नहीं है, तुम भारत की बेटी है। और वो तब समझेगी जबकि आप एक होकर के इसको जमीन पर ला देंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को इसको अकल नहीं आएगी, ये हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती रहेगी पार्टी। जब आप एक होकर के भारतीयता के आधार पर एक होकर के, सशक्त होकर के, सबल होकर के, ताकतवर होकर के इसको जमीन पर ला देंगे, तब इसको अकल आएगी कि इसको हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू होने के नाम पर वोट न मांग करके सिर्फ भारतीयता के आधार पर वोट मांगना ही एक रास्ता बचेगा। तब जाकर के इसकी अकल में ये बात आएगी। उसी प्रकार ये फुरफुरा मुरफुरा जितने वाले हैं, इनको भी अकल आएगी कि वोट मांगना है तो सिर्फ भारतीयता के आधार पर और भारतीय बन करके। और ये अकल तभी आएगी जब आप एक होकर के इनको जमीन पर ला देंगे नोटा के हथियार के द्वारा। जहां तक भारतीय अवाम ताकत दल का सवाल है, इसने एक राजनीतिक संगठन बनाया, चुनाव आयोग से पंजीकरण कराया। और जहां तक मेरा प्रश्न है, हमने अब थोड़ा सा परिचय देना जरूरी है। हमने एक जज्बे के साथ पढ़ाई की, विद्यार्थी जीवन रहा अपना, और कुछ सेवाएं कुछ और विभागों में रही। फिर इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण करके फिर जो है मैंने इन सेवाओं में गए, जिसको आप नौकरशाही कहते हैं। तो विद्यार्थी जीवन रहा और चाहे हमारा नौकरी का जीवन रहा, कुछ ईश्वर या खुदा की रहमत रही कि एक विज्ञान और इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि होते हुए भी देश से संबंधित, मानवीयता से संबंधित विषयों के ऊपर हमारा झुकाव बराबर बना रहा। हमने पहली जो किताब पढ़ी, एक जे रूसो, ये फ्रांसीसी लेखक हैं, और विशेषता इनकी यह है कि जे रूसो की उनकी किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत ही क्रांतिकारी किस्म की ये किताब है। और इसी किताब को पढ़ करके ये सभी को जानना चाहिए, जो फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1777 की वाली जो है, तो वो क्रांति जो है जे रूसो की मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात हुई थी। लेकिन किताब हुई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको जे रूसो ने लिखा था। तो मैंने उस किताब को भी पढ़ा।
कार्ल मार्क्स, जिन्होंने साम्यवाद को एक्सपाउंड किया है, जिन्होंने इसका वो सूत्रपात्र किया है, कार्ल मार्क्स, तो उनकी 2 किताबें डास कैपिटल और दी मैनिफेस्टो, इसका अध्ययन मैंने किया। फिर किसी ने बताया कि नीरज सिंह चौधरी की लिखी हुई किताब है कॉन्टिनेंट ऑफ सरसी, सरसी कहते हैं चुड़ैल को। बहुत अच्छा वर्णन है कि किस तरह से चुड़ैल वाली मानसिकता में हम लोग बटे हुए महसूस करते हैं। और कॉन्टिनेंट ऑफ सरसी में हमारा भारत देश भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट ऑफ सरसी है ये। और उसमें दलील ये दी गई है कि ये इन देशों में काफ़ी ताकत है, काफ़ी खूबियां हैं। भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है। यदि ये एक ब्लॉक बना करके सिनर्जेटिकली रहें तो ये शेष विश्व को मात दे सकते हैं। लेकिन वो बहुत अफसोस की बात कि ये आपस में ही लड़ करके अपनी सारी खूबियों को बर्बाद कर रहे हैं। और जो यानी अमेरिका, यूरोप, अब तो चीन भी आने की कोशिश कर रहा है, उसकी चौधराहट, उसके हेगेमोनी का शिकार बनने को मजबूर हैं। इसके उपरांत हमारी प्यास वहीं नहीं रुकी। हमने अमर शहीदों के विषय में बहुत कुछ सुना था, विशेष करके हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो, इनके विषय में बहुत कुछ सुना था। अब इनकी जीवन गाथा, लाइफ हिस्ट्री का भी मैंने अध्ययन किया। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो भाषण दिया था वो 8 वॉल्यूम में है, उसका भी मैंने अध्ययन किया। अंबेडकर साहब के भी विषय में बहुत कुछ लोगों ने बताया, उनकी भी 3 किताबों का अध्ययन किया। सरदार पटेल पर लिखी हुई किताबें हैं, उन पर भी बहुत अध्ययन किया। इन महापुरुषों के अध्ययन करने से बहुत जाहिर सी बात है, हम ही नहीं कोई भी अध्ययन करेगा, एक मुल्क से, इस देश से एक स्वतः नेचुरल कुदरती मोहब्बत का जज्बा जो है आ ही जाएगा। तो हमारा चाहे विद्यार्थी जीवन रहा, चाहे हमारा नौकरी का जीवन रहा, वो जज्बा बराबर बना रहा। और इसीलिए हमने फैसला किया कि इस जज्बे को जो है मूर्त रूप या प्रैक्टिकल फॉर्मेशन इसको दिया जाए। इसलिए रिटायर होने के 2-2.5 साल पहले ही, हालांकि उसमें सर्विस कंडीशंस की पाबंदी रहती है, लेकिन एक दबी हुई जुबान से, दबी हुई माने तरीकों से राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, जो कि आप देखते होंगे कि जो है इसे हर यूट्यूब का जो यही कैप्शन है, यही उसका विषय ही है, राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता। बराबर ये बताने की कोशिश रही है कि राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और तभी से हमने मीटिंग लेकर के बताना शुरू किया। हालांकि लोग कहते, कितने लोगों ने हमको बताया कि अरे विचार तो जरूर अच्छा है, लेकिन ये सेलेबल नहीं है।
सेल्यूल माने यह बिकाऊ नहीं है, इसके लिए मार्केटिंग चाहिए। और कौन इन विचारों को लेगा? ये भी एक वो चुनौती थी कि राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता के विचारों को कौन खरीदेगा। तो इस तरह से तमाम चुनौतियां थी। तो सारी चुनौतियों का वर्णन हम इसमें नहीं करने वाले हैं और न करेंगे। बताने की कोशिश है कि इन अमर शहीदों के आशीर्वाद से कुछ करने की एक कोशिश है, और उसी कोशिश में मैं लगा हुआ। जो कुछ रिटायरमेंट के बाद जो भी अपना जीवन शेष है, जो भी ये शरीर शेष है, शरीर को आज है और कल इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस शरीर की जो है सार्थकता जो है वो इस मुल्क के लिए है। कुछ ही सोच करके एक कोशिश है राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता को अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में जगाने का। बीच में एक पड़ाव आया कि भाई यदि आप इस बात को कहना चाहते हैं तो आपकी बात को कौन सुनेगा? वो तब सुनेगा कि जब आपके पास कोई एक अथॉरिटी आए, कोई अधिकार आए। और वह अधिकार तभी हो सकता है कि जब आप जनप्रतिनिधि आप बने। और जनप्रतिनिधि बनने के लिए तो फिर यह होगा कि आपको चुनाव की जो प्रक्रिया है इस देश में, उसके जरिए आपको गुजरना पड़ेगा। और तभी जो है यह हुआ कि भाई राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ेगा और उसका पंजीकरण जो है चुनाव आयोग से करना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं जो कि मैंने की गई हैं। तो हालांकि उसके लिए भी बहुत संघर्ष की एक गाथा है और संघर्ष करना पड़ा और इस मुकाम तक आए हैं। लेकिन सिर्फ पार्टी वो बना लेने से और पंजीकरण से ही काम नहीं चलता है। फिर इसका एक ढांचा खड़ा करना होता है, इस संगठन को चलाना होता है, जिसमें संसाधन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा विद्यार्थी जीवन रहा, हमारा नौकरी का जीवन रहा, ऐसे ही बीता। और जो कुछ भी अपने पास साधन था नौकरी वगैरह का, वो पंजीकरण में लगा दिया। कुछ ऐसे तैसे और लोगों के बीच में गए, उसी से चलता रहा। कुछ पेंशन से ऐसे हो गया। लेकिन अब जो है पार्टी का ढांचा खड़ा करना, पूरा तंत्र करना, लोगों के बीच में जाना, इसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। और वो उसके लिए एक संघर्ष चल रहा है। हम नहीं कहते हैं कि उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कुछ संघर्ष मांगता है, हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अब ये विषय ऐसा भी है कि मान लीजिए यानी वो माने किसी और ढंग से इसकी अपील की जाए तो यही पार्टियां, ये जेएनपीसी, कांग्रेस, जेएनपीसी जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भी पार्टियां, वो जो कि गलत तरीकों से तमाम पैसे इकट्ठा किए हैं, वो उल्टे जो है इस दल पर आरोप लगाएंगे, देखिए भाई इनकी असलियत यही है, ये पैसे के लिए आए हुए हैं। तो इसका भी एक खतरा है। लेकिन यह बात सभी को जानना चाहिए कि इस देश में धन की कोई कमी नहीं है और यह कोई आवश्यक नहीं है कि पात्र जगहों पर ही ये पैसा पहुंच रहा है। पैसे का, धन का प्रवाह हो रहा है, किस स्रोत से आ रहा है और किस स्रोत में जा रहा है, यह भी लोगों को मालूम है। तो इन स्थितियों की जानकारी जो है ये भारतीय ताकत दल ये बता रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए सुनने में आया है कि ये केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, इसको 500 करोड़ का चंदा मिला है। ये हम सभी संबंधित
और वो अपने ही भारतीय भाई बहन होंगे। भारतीय जनता दल पूछना चाहता है कि जिन लोगों ने इसको 500 करोड़ रुपया दिया या चंदा आया, जरा भी ख्याल नहीं आया कि ये वही शख्स है जो कि जेएनयू के प्रांगण से सरेआम वो गद्दार कन्हैया कुमार ने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका समर्थन किया था इस केजरीवाल ने, और उसको जो है 500 करोड़ रुपया देने वालों ने जरा भी इसका ख्याल नहीं किया कि भाई ये किसको ये धन दे रहे हैं। देश के लोग और देश के उद्योगपति, देश के जो है तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक जरा भी नहीं ख्याल कर रहे हैं कि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी, जिसने देश को बंटवाया, देश को बंटने में 25 से 30 लाख लोगों की जानें गई, और इसी के शासनकाल में 7 से लेकर 8 तक सांप्रदायिक दंगे हुए और किसी दंगे की जांच नहीं हुई। लूट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। 84 में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया इससे जीएनपीसी ने। अक्का के वो निकल गया राजीव गांधी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहकर निकल गया। और इन समूहों ने माफी तक नहीं मांगी, ये भी जान लीजिए। माफी जीएनपीसी ने इसके लिए सन 84 के लिए माफी मांगी ही नहीं। माफी मंगवाई किससे? मनमोहन सिंह से। और कितना लूटा है ये तो बताया गया था कि 700 से लेकर 8 आज की डेट में 700 से लेकर 800 लाख करोड़। अब ये मोदी जी भले उसको निकल जाए, बात दूसरी है, तो उसको भी चंदा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आई है, भले वो ये मुखौटा ली है राष्ट्रवाद का, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, लेकिन अंदर अंदर सब सिखा रहे हैं कि यदि हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हिंदुत्व को बचाना है, तो इस पार्टी को वोट दो। अब ये हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है। ये सारी शक्तियां जो है ये भारतीय समाज की को तोड़ने वाली या उनकी विघटनकारी ताकतें हैं। तो इनको चंदा मिल रहा है, यहां से भी विदेश से भी। हम नहीं कहते हैं कि इसलिए धन का प्रवाह हो रहा है, किस स्रोत से आ रहा है, किस स्रोत में जा रहा है। तो और हम ये भी नहीं कहते हैं कि भाई ये भारतीय जनता दल को चंदा दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि कुछ संजीद लोग जरूर विचार करें, एक समूह बना ले विचार करें कि क्या इसको संसाधन दिया जाना चाहिए या नहीं। और संसाधन दिया जाना चाहिए तो समूह बना लें, वो ऑडिट भी करें, देखें ताकि इससे अधिक जो है भारतीय अवाम ताकत दल ये नहीं कर सकता। तो लेकिन संसाधन एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको एक साफ सुथरे ढंग से जो है वो भारतीय जनता दल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और यदि जो हमारे कुछ संजीद ये भारतीय भाई बहन हैं तो पहले वो समूह बनाए, आपस में जो है वो विचार विमर्श, आपस में सलाह मशवरा करें कि यदि संसाधन के रूप में कुछ करना है तो कैसे करना है और कैसे नज़र रखनी है कि ये संसाधन जिसको दिया जा रहा है उसको जो है उस पर नज़र हो, उसका सदुपयोग हो, सारी बातें हैं। तो एक प्रारंभिक रूप से भारतीय जनता दल ने बताया है कि लेकिन जब तक ये संसाधन भारतीय अवाम ताकत दल के पास उतना उपयुक्त रूप से पर्याप्त रूप से नहीं होता
ये भी ढांचा खड़ा कर रहा है और ये सब बात है, लेकिन असली ताकत तो आप लोगों में है ना। तो यूट्यूब के संदेश के माध्यम से जो ये संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता दल कर रहा है, तो सोशल मीडिया इस दौर का सबसे सशक्त साधन है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस सशक्त माध्यम का उपयोग करते हुए पूरे देश में एकता की बात को आगे बढ़ाएं। और अभी फिलहाल बिल्कुल जो सामने इमीडिएट ये जो विधानसभा के चुनाव आए हैं, विशेष करके असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा, इनमें वो भारतीयता का संदेश, भारतीय एकता का संदेश और भारतीय भाईचारा का संदेश और भारतीय भ्रातृत्व का, फ्रैटर्निटी का, भाईचारा का भी संदेश और भारतीय सद्भाव का संदेश कि सभी लोग भारतीय हैं। जब ये संदेश जाएगा, ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा वो जाएगा, तो ऐसे लोगों की आदत छूट जाएगी और हिम्मत छूट जाएगी कहने की कि मैं बंगाल की बेटी। ऐसे लोगों की आदत छूट जाएगी और हिम्मत छूट जाएगी कि हमको हिंदू के नाम पर उठ दो। ऐसे लोगों की आदत छूट जाएगी और हिम्मत छूट जाएगी कि हमको मुस्लिम के नाम पर उठ दो। तो ऐसी ताकतों की आदत भी छुड़वानी है, उनकी ताकत को भी वो नष्ट में नाबूद करना है और ऐसी ताकतों का क्या स्थान होना चाहिए वहां पर इनको पहुंचाना भी है। ये सब आपके हाथों में है और जो कि संभव है। आपको कोई कष्ट नहीं करना, बस मन में ठानना है इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना। लेकिन एक होकर के सभी हमारे देशवासी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, अपने ही हैं। इतने बस यही पहचाने कि इनमें जो फर्क करता है वो जो है, इनमें जो इन संकीर्ण आधारों पर जो फर्क करता है वही जो है वो भारतीय समाज का और हमारे देश का शत्रु है। ये इतनी सी मोटी सी बात, छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रखें। बाकी तो इनकी जो करतूतें हैं इन दलों की, वो जैसे जैसे होगा भारतीय जनता दल उसी जज्बे में, उसी माहौल में बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के नजरिए से इनको बेनकाब करता रहेगा। अब जैसे ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है और राष्ट्रवाद के मुखौटा पहने हुए यह जो भारत विरोधी और खतरनाक भारत विरोधी ताकत, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रमवश या गलतीवश या भूलवश कांग्रेस कह रहे हैं, उसको उचित रूप से जीएनपीसी ही, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही कहा जाना चाहिए। और वामदल तो ये हमारे देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं। इनकी रक्षा कर रहे हैं ये बीजेपी वाले और श्री मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। कहीं दूर मत जाइए, सीए पर जो घटनाएं हुई, कृषि कानून के बिल को लेकर जो घटनाएं हुई, देख लीजिए ना। इन समूह ने दोनों अवसरों पर पूरे देश को हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी में झोंकने की कोशिश किया और अस्थिरता, ताकि और मंशा बस एक ही थी कि देश जितनी तकलीफ में रहेगा, जितना ही अस्थिरता में रहेगा, और ये सब बोल भी रहे थे कि मैं,
तमाम टीवी चैनल के डिस्कशन बोले थे कि भाई हम इस सरकार को गिरा देंगे, हम इस सरकार को गिरा देंगे, मतलब कि इस सरकार को गिरा करके, यानी बीजेपी की सरकार को गिरा करके ये सत्ता वापसी करेंगे जेएनपीसी वाले और वाम दल वाले, ये मकसद थी इनकी। और इसके लिए जितने भी भारत के अंदर भारत विरोधी ताकतें हैं, उनका सहारा। हमारा देश कभी न भूले कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे शरद पवार की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना है, जो समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, ये पार्टी का नाम है, ये घोर जो है समाज की विघटनकारी ताकतें हैं। अब विघटनकारी ही नहीं, जो देश की दुश्मन जो ताकतें हैं, जेएनपीसी और वाम दल, इन्हीं के साथ उनको ये ताकत देती हैं और उन्हीं के साथ ये सड़ते भी हैं। तो इतनी खतरनाक वो ताकतें हैं। तो सिर्फ अकेले जो है वो जेएनपीसी ही खतरनाक नहीं है, ये शिवसेना जब किसान आंदोलन चल रहा था तो देश ये जाने क्या बोले थे कि लगता है यह देश रूस की तरफ बिखर जाएगा, ऐसे कोई पार्टी बोलती है। तब भी उसकी सरकार चल रही है, तब भी मोदी जी उसकी सरकार को बचा रहे हैं और चुनाव आयोग जो है उसकी मान्यता को मैंने चुनाव आयोग जो है शिवसेना की मान्यता को भी रद्द नहीं कर रहा है। ये सब तो बात है। तो ये तमाम इस तरह के दृष्टांत हैं कि इतनी खतरनाक ताकतों का अब इलाज जो है किसी के पास है नहीं, वो सिर्फ आपके पास है। और वो आप एक होकर के सारे ये विघटनकारी ताकतें आपको कमजोर करना चाहती हैं, आपको निर्बल करना चाहती हैं, आपको दुर्बल करना चाहती हैं। भारतीय जनता दल आपको सबल बनाना चाहता है, आपको ताकतवर बनाना चाहता है, आपको पावरफुल बनाना चाहता है। भारतीयता के आधार पर एक करके इस फर्क को और इस मर्म को हर एक भारतीय भाई बहन को जो है आवश्यक रूप से समझना ही पड़ेगा। और इस मर्म को, इस रहस्य को, इस तथ्य को और इसे आवश्यक संदेश को समझ करके हमारे जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के जो हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, वो एकता का संदेश देते हुए, भारतीय एकता के सूत्र में बंधते हुए, भारतीय एकता के जज्बे के साथ एक होकर के नोटा का इस्तेमाल करके, नोटा और नोटा के अलावा कुछ भी नहीं करके इन ताकतों को माकूल जवाब दें। इनका जो डिजर्विंग प्लेस है, इनका जो पात्र जगह है, वहां पर इनको पहुंचाए, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आएगी। तब ये कहना छोड़ देंगे कि हिंदू के नाम पर वोट दो या मुस्लिम के नाम पर वोट दो या हम बंगाल की बेटी हैं इसलिए हमको वोट दो। इस तरह की सारी ताकतों की आदत तभी जाकर छूटेगी और ये बहुत आवश्यक है। और कम से कम यदि इस बार इनको सबक दिया गया, सबक इनको मिल गया नोटा के द्वारा, तो और भी जो ताकतें हैं, जो जैसे कि एनसीपी है, शरद पवार, शिवसेना है, और भी जो डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सारी ताकतों को यहीं से एक अच्छा सबक मिलेगा कि अब इस तरह की साजिश करने का वक्त चला गया या अब उनके दिन लदने वाले हैं। तो खैर इस संदेश को कि नोटा का इस्तेमाल करना है इन विधानसभा चुनाव में, इस संदेश को जन जन तक, हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन तक, हमारे प्रत्येक जो है
आदरणीय मतदातागण भाई बहन तक आप लोग पहुंचवाएं। ये एक भावनात्मक अपील भारतीय आवाम ताकत दल की है और ये दरख्वास्त है कि इस अपील को कामयाब बनाइए और नोटा 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 को कतई मत भूलिए और इसको साकार और सार्थक बनाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।